मार्क्सवाद ये एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही दिमाग में क्रांतियां, बड़ी बड़ी बहसें और पूरी दुनिया का इतिहास घूमने लगता है। पर ये असल में है क्या? तो आज हम यही करने वाले हैं। इस जटिल लेकिन बहुत ही प्रभावशाली सिद्धांत की एक एक परत को खोल कर देखेंगे और एक ऐसे विचार को समझेंगे जिसने वाकई दुनिया को बदल कर रख दिया। और यहीं से शुरुआत होती है। मार्क्स और एंगल्स का ये जबरदस्त कोटेशन मार्क्सवाद के बिल्कुल दिल में है। ये इस आइडिया को सेट करता है कि इतिहास को आगे बढ़ाने वाली असल ताकत हमेशा से ही समाज के अलग अलग वर्गों के बीच का टकराव रही है। तो अगर हमें उस वर्ग संघर्ष को समझना है तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि भाई मार्क्सवाद है क्या। चलिए इसकी शुरुआत एक सीधी साधी परिभाषा से करते हैं। देखिए, मार्क्सवाद को कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने 1848 में द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में दुनिया के सामने रखा था। ये सिर्फ कोई इकोनॉमिक थियोरी नहीं है, बल्कि समाज, राजनीति और इतिहास को देखने का एक पूरा नजरिया है जो ये कहता है कि पूंजीवाद का सिस्टम अपने स्वभाव से ही शोषक है। और मार्क्सवाद के बिल्कुल दिल में है यही वर्ग विभाजन। मार्क्स के हिसाब से समाज की पूरी कहानी असल में दो ग्रुप्स के बीच की लड़ाई की कहानी है, और यही लड़ाई इतिहास को आगे बढ़ाती है। तो मार्क्स ने पूंजीवादी समाज को मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांटा। एक तरफ है बुर्जुआ वर्ग, यानी वो लोग जिनके पास उत्पादन के सारे साधन हैं, फैक्ट्रियां, मशीनें, जमीन, पैसा। और दूसरी तरफ है सर्वहारा वर्ग, यानी मजदूर, जिनके पास अपनी मेहनत बेचने के सिवा और कुछ नहीं है। और मार्क्स का कहना था कि इन दोनों के जो हित हैं वो हमेशा एक दूसरे के खिलाफ ही रहेंगे। तो सवाल ये उठता है कि मार्क्स के हिसाब से ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है और इसका मजदूरों पर क्या असर पड़ता है। आइए शोषण और अलगाव के कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, जिनसे ये पूरी बात साफ हो जाएगी। मार्क्सवाद के केंद्र में एक बहुत ज़रूरी आइडिया है, सरप्लस वैल्यू या अतिरिक्त मूल्य। ये आइडिया इस सवाल का जवाब देता है कि आखिर प्रॉफिट आता कहाँ से है। मार्क्स के मुताबिक ये उस मेहनत से आता है जिसके लिए मजदूर को पैसे नहीं दिए जाते। यही पूंजीवादी शोषण की जड़ है। इसको एक बहुत ही आसान से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक वर्कर है, वो एक दिन में 20,000 रुपए का सामान बनाता है, लेकिन उसे सैलरी के तौर पर मिलते हैं सिर्फ 5,000 रुपए। तो भाई बाकी के 15,000 रुपए कहाँ गए? मार्क्स के अनुसार यही है अतिरिक्त मूल्य, जो सीधा मालिक की जेब में मुनाफे की तरह चला जाता है। लेकिन ये जो शोषण है, ये सिर्फ पैसों का नहीं है, इसका एक साइकोलॉजिकल असर भी होता है। इसी को मार्क्स कहते हैं एलियनेशन या अलगाव। इसमें मजदूर अपने काम से, अपनी बनाई चीजों से, यहाँ तक कि खुद अपनी इंसानियत से भी कटा हुआ महसूस करने लगता है। मार्क्स ने इसे 4 हिस्सों में समझाया है। मतलब मजदूर जो चीज बना रहा है वो उसकी अपनी नहीं है। काम करने का जो पूरा प्रोसेस है वो उसे बोरिंग और जबरदस्ती का लगता है। उसे अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का कोई मौका नहीं मिलता। और तो और वो दूसरे मजदूरों से भी एक कंपटीशन में रहता है। ये सब मिलकर अलगाव की एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। तो ये तो हो गई पूंजीवाद के काम करने की बात। लेकिन मार्क्स सिर्फ यही नहीं रुके, उन्होंने तो इतिहास को समझने का एक बिल्कुल नया फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क ही दे दिया। इस नए तरीके को समझने के लिए बेस और सुपर स्ट्रक्चर का आइडिया बहुत जरूरी है। सोचिए, किसी भी समाज का बेस यानी उसकी नींव उसका इकोनॉमिक सिस्टम होती है, और इसी नींव पर टिकी होती है सुपर स्ट्रक्चर की इमारत, यानी वहां का कानून, सरकार, कल्चर, धर्म। मार्क्स का मानना था कि इकोनॉमिक सिस्टम ही तय करता है कि बाकी समाज का ढांचा कैसा होगा। लेकिन सवाल यह है कि समाज बदलता कैसे है। इसके लिए मार्क्स ने डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया। ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां कोई मौजूदा सिस्टम, जिसे थीसिस कहते हैं, वो अपने अंदर से ही एक विरोधी ताकत यानी एंटी थीसिस को जन्म देता है। जैसे पूंजीवाद, थीसिस अपने ही अंदर मजदूर वर्ग, एंटी थीसिस को पैदा करता है, और फिर इन दोनों के टकराव से ही एक बिल्कुल नई व्यवस्था यानी सिंथेसिस जन्म लेती है। और जब इसी आइडिया को इतिहास पर लागू किया जाता है तो उसे कहते हैं हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इतिहास को राजाओं या बड़े बड़े आइडियाज ने नहीं, बल्कि असल में प्रोडक्शन के तरीकों में आए बदलावों ने आगे बढ़ाया है, जैसे सामंतवाद से पूंजीवाद का आना। तो मार्क्स की इस पूरी थ्योरी का फाइनल स्टॉप क्या है? पूंजीवाद के बाद क्या? चलिए अब मार्क्स की भविष्यवाणी पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि भविष्य के समाज की उनकी कल्पना क्या थी।
मार्क्स का मानना था कि पूंजीवाद अपनी कब्र खुद खोदता है। उसके अंदर के जो विरोधाभास हैं, जैसे बार बार आने वाले आर्थिक संकट और बढ़ता हुआ शोषण, वो इसे इतना अस्थिर बना देंगे कि आखिरकार मजदूर वर्ग एक क्रांति कर देगा। और इस क्रांति के बाद जो समाज बनेगा वो होगा कम्युनिस्ट समाज। ये एक ऐसा समाज होगा जहां कोई क्लास नहीं होगी, कोई सरकार नहीं होगी और फैक्ट्रियों जमीन पर सबका हक होगा। एक ऐसी जगह जहां शोषण और अलगाव का नामो निशान नहीं होगा। और इस नए समाज में चीज़ों का बंटवारा कैसे होगा? वो इस मशहूर सिद्धांत पर आधारित होगा, हर कोई अपनी क्षमता के हिसाब से काम करेगा और हर किसी को अपनी ज़रूरत के हिसाब से मिलेगा। यही मार्क्सवादी सोच का आखिरी मकसद है। तो आज की दुनिया में मार्क्सवाद कहाँ खड़ा है? चलिए इस विचार के असर और इसकी आज की रेलेवेंस पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, मार्क्सवाद का सबसे बड़ा योगदान ये है कि इसने कैपिटलिज्म की एक बहुत ही पावरफुल आलोचना पेश की। इसने आर्थिक शोषण और सामाजिक असमानता जैसे ऐसे मुद्दे उठाए जो आज भी दुनिया भर में डिबेट का सेंटर हैं। हाँ, ये सच है कि जिन देशों ने मार्क्सवाद को लागू करने की कोशिश की वो अक्सर तानाशाही में बदल गए, जो मार्क्स के असल आइडिया से बहुत अलग था। लेकिन इसके बावजूद उनका जो सैद्धांतिक ढांचा है वो आज भी एकेडमिक्स में, मतलब समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र जैसी फील्ड्स में पावर स्ट्रक्चर्स को समझने के लिए एक बहुत ज़रूरी टूल है। और आखिर में सवाल यही बचता है, आज की दुनिया में जहां अमीर और गरीब के बीच की खाई लगातार बढ़ती जा रही है, क्या पूंजीवाद पर उठाए गए मार्क्स के सवाल पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी नहीं हो गए हैं? ये एक सोचने वाली बात है।